हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग KYPM को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को जेई का KYPM है। इसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसके रेशियो क्या होंगे? सबसे पहले तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1 यूनिट होता है, तो 1 रखिए इसका चार्ज। और इसका क्या होगा, आप लोगों को मास क्या होता है, प्रोटॉन पे मास आप लोगों को 1 AMU के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो 1 AMU इसका मास हो गया। फिर अल्फा पार्टिकल के लिए बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, 2 यूनिट का चार्ज होता है। और इस पे मास क्या होते हैं, इसके मास होते हैं 4 AMU। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम आयन होता है। तो इसमें अगर आप लोगों को 4 से डिवाइड करें तो यही टर्म को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए आपको बचा क्या, 2:1 का रेशियो बचा। आंसर क्या होगा हमारा, ये रेशियो होगा। क्लियर है? चार्ज बाय मास रेशियो प्रोटॉन इज टू अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसमें क्या दे रहा है, EM वैल्यू, E चार्ज बाय मास वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसमें हम लोगों को क्या है, चार्ज बाय मास है, E/m है, E/m है। चार्ज बाय मास वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स इज। अल्फा पार्टिकल सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, चार्ज बाय मास रेशियो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आपको पता है कि जिसका चार्ज ज़्यादा हो, जिसके मास कम होंगे, उसके क्या होंगे, चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को चार्ज किस पे है, सबसे कम मास किसका है, सबसे मास कम है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का। तो यही आंसर में से दोनों आंसर हमारा करेक्ट होगा। बाकी जितने भी आंसर हैं हमारे क्या होंगे, बाकी के आंसर हमारे इसके अलग होंगे। तो इसके जस्ट पहले वाला आंसर आप देखिए कि प्रोटॉन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, उसका रेशियो क्या था, प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो क्या था, ज़्यादा था अल्फ़ा पार्टिकल से। तो हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको फ्रेश क्वेश्चन से भी आप बना सकते हो। सबसे यही दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। आपको पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बाय मास, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। सबसे कम तो न्यूट्रॉन का हो गया, स्टार्टिंग भी ठीक है। अब अल्फ़ा और प्रोटॉन में चेक करें, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, 1 यूनिट होगा, और इसका मास कितना होगा, मास भी इसका 1 AMU के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन अल्फ़ा पे चार्ज अगर हम लोग बात करें तो अल्फ़ा पे चार्ज क्या होगा, 2 यूनिट होगा, लेकिन इसके मास क्या हो जाएंगे, मास इसका हो जाएगा 4 यूनिट। तो इसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या हो गया, हाफ हो गया। कहने का मतलब अल्फ़ा का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो क्या है, आपको हाफ है, और प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, 1 है। अगर हम लोग AMU में इसके मास को इंक्लूड करें तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रो, इसमें हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन, अल्फ़ा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा फाइनल करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, सबसे पहले चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है आपको। चार्ज आपको किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, एक यूनिट में जिसको लीजिएगा, बाकी सभी का भी उसी यूनिट में लेना है। तो आप इसके रिलेटिव चार्ज को भी ले सकते हैं या इसके एब्सोल्यूट चार्ज को ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेशियो आप निकाल रहे हो तो रेशियो में सभी का एक ही यूनिट लेके करो, आपको आंसर सेम ही आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल showed for first time that the atom has। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता कि हमारे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। उसी चीज़ को एक्सप्लेन कौन किया, अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को सॉल्व किया। ठीक ना, तो वो क्या किया, न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया। न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने में रदरफोर्ड का इस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कोई काम नहीं आया। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगर आप लोग देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होना चाहिए आप लोगों को पता है कि रेडियस के लिए हम लोगों को फार्मूला क्या है, रेडियस के लिए फार्मूला है R = 0.529 से अगर आप लोग लो तो ये क्या होगा, आप लोगों को पिकोमीटर में आएगा, और इसके साथ क्या होगा, n²/z हो जाएगा। ठीक ना,
तो जेड तो सभी एटम, एक एटम के लिए जेड की वैल्यू सेम, तो ये क्या हो रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आप लोग देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 टाइम द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। आप लोगों को फॉर्मूला ये यूज़ करना है, ठीक ना। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को क्या रखनी है, 3 रखनी है। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 टाइम द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर एनी के हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 to 3 electron in first, second and third orbit is V1, V2, V3 will be। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि V क्या होता है। V जो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.18 इंटू 10 to the power -18, ठीक ना। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है हम लोगों को वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2.18 10 to the power 6, और ये डिपेंड किस पे करता है, जेड बाय एन पे डिपेंड करता है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्बिट नंबर, ठीक ना। तो किस ऑर्बिट में हम लोगों को इसके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से अगर बात करें तो सेम एलिमेंट के लिए क्या होगा, जेड की वैल्यू तो फिक्स हो गई, एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 1, 2 एंड 3 हो गया। तो V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V3 का वैल्यू होगा 2.18 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा V3 का। V2 का क्या हो जाएगा, V2 का हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप वैल्यू देखो क्या हो रहा है, V3 की वैल्यू छोटी हुई जा रही है, V1, V2, V3 सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी आप लोगों को, अगर इसी चीज़ में हम लोग ध्यान से देखें, रेशियो ऑफ V, अगर हम लोग इसके रेशियो को चेक करें, रेशियो ऑफ V1 इज़ टू V2 इज़ टू V3, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वैल्यू होने वाला है हम लोगों को 3:2:1 का रेशियो। ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा आप लोगों को, V1 की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, V2 की वैल्यू उससे कम होगी, V3 की वैल्यू सबसे कम होने वाली है, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा, ये वाला रेशियो करेक्ट है, ठीक ना। हम लोगों को रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ये वाला रेशियो हमारा होने वाला है V3:V2 V1, ये रिलेशन हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, न्यूक्लियस का जो हमारा वॉल्यूम होता है ये कितना होता है, न्यूक्लियस के अगर रेडियस के लिए बात करें, एटम के रेडियस से ये क्या होता है, रेडियस के लिए अगर सिंपल बात करें तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है एटम के रेडियस से 10 to the power -5 टाइम छोटा होता है, 10 to the power -5 टाइम होता है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस का वॉल्यूम के लिए बात करें, वॉल्यूम में क्या होगा, 4/3 πr3, 4/3 πr3, आर की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इसका जो रेडियस वॉल्यूम होगा एटम के वॉल्यूम से 10 to the power, इसकी जो वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है आप लोगों को 10 to the power -5 टाइम छोटा होने वाला है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि अगर न्यूक्लियस और एटम के रेडियस की वैल्यू देखें तो न्यूक्लियस का जो वैल्यू होगा, रेडियस, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 to the power -15 के रेंज में होता है, और इसकी वैल्यू का रेंज क्या होता है 10 to the power -10। तो रेशियो चेक करोगे तो वैल्यू क्या होगा, रेशियो का वैल्यू होगा 10 to the power -5 टाइम। सिर्फ रेडियस की वैल्यू है ये। अगर इसके वॉल्यूम में बात करें तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा,
और क्यूब करोगे तो इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर होंगे आपको 10⁻⁻15 टाइम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 टाइम टू दैट ऑफ एटम। एटम के साइज से क्या होगा, 10⁻⁻15 टाइम छोटा होगा। क्वेश्चन अगर आप लोग 7 देखें तो ये क्या कह रहा है, द विच स्टेट ऑफ ट्राइफ्लाई आयोनाइज ट्रिपली आयोनाइज, विच स्टेट of the triply ionized beryllium has same orbit radius as that of the ground state of hydrogen atom। इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है, ट्रिपली आयोनाइज कहने का मतलब बेरिलियम के 4 एटम में से इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। तो ये बचा क्या, ये बचा आपको Be3+ आयन बचा। और ये कैसा है आपको, अब ये आपको हाइड्रोजन लाइक आयंस है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन लाइक आयंस में हम लोगों को क्या होगा, उसके लिए रेडियस हम लोग रेडियस का क्या रिलेशन है, रेडियस के लिए हम लोगों को रिलेशन है, रेडियस के लिए A0 या कहिए कि R0 कहिए, जो कि आपको 0.529 पिकोमीटर के जो हम लोगों को एंगस्ट्रम के रेंज में आएगा। तो उसकी वैल्यू होगी A0 और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, n²/z पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों को कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है हाइड्रोजन के एटम से। तो अगर ये हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट होता तो ये क्या होता, n की वैल्यू 1 हो जाती, ये भी वैल्यू 1 हो जाती। तो हम लोग देखिए कि इसमें वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है इसमें बेरिलियम के वैल्यू नीचे क्या हो जाएंगे, z की वैल्यू 4 हो जाएगी, R0/4 होने वाला है। तो R0/4 किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n का स्क्वायर अगर जो हो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो किसका स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो सेकेंड ऑर्बिट का ट्रिपली आयोनाइज जो होगा आयन, बेरिलियम के जो ट्रिपली आयोनाइज आयन होंगे उसके सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के रेडियस के इक्वल होगा। क्लियर है ये वाला टर्म्स। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट। आपको ये थ्योरी बेस्ड है, ये क्या है, आपको ये थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ वेव होंगे, nth ऑर्बिट में nth कंप्लीट वेव होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको एक ही वेव होगा, सेकेंड ऑर्बिट में आपको 2 वेव होगा। अगर nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसके वेव कितने होंगे, nth वेव होंगे। ये हमारा थ्योरी ही कहता है, जिसको आपको प्रूव कौन करता है, जिसको प्रूव करता है आप लोगों को ड्रिबॉगली का वेव इक्वेशन प्रूव करता है। ड्रिबॉगली वेव पार्टिकल ड्यूलिटी सॉल्व इसको प्रूव करता है, ये थ्योरी है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीटेड इन बोर थ्योरी। इसमें क्या कर रहा है, डिस्क्रीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीटेड इन बोर थ्योरी। बोर थ्योरी में क्या डिस्क्रीट किया गया है, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रीट वैल्यू कहने का मतलब जो कि आपको क्वांटाइज किया गया है वो क्या होगा, वो डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई होगा। डिस्क्रीट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 करके होगा। मतलब कि रेगुलर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रेगुलर वेलोसिटी हो सकती है, रेगुलर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम रेगुलर नहीं हो सकता है। वो क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यू रखेगा, n के अलग वैल्यू के लिए इसके इंटीजर मल्टीपल होंगे, ठीक ना। तो इसी टर्म्स को ये क्या कह रहा है कि बोर मॉडल में क्या डिस्क्रीट किया गया है, एंगुलर मोमेंटम को। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपको, ऑटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, ग्रुप में आपको जैसे जैसे नीचे आओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसका इंक्रीज होते जाएगा। तो सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहा है किसको, ये दिखा रहा है लिथियम को। ये किसको आपको दिखा रहा है,
ये आप लोगों को दिखा रहा है। ये लिथियम के बाद ये क्या है हमारा, ये है हमारा नियॉन है। ये लिथियम के बाद क्या है हम लोगों को, नियॉन, और उसमें से 2, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद फिर क्या हो गया हम लोगों को, ये हो गया सीजियम हो गया, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, उसके एल्केलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 का ही जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, और आंसर क्या होगा हम लोगों को, जेनॉन के से एक एक्स्ट्रा, ये क्या हो गया हम लोगों को, जेनॉन, इसमें हो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सीजियम हो जाएगा। ठीक ना, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड इज। 5th पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड इज। इसमें मैक्सिमम नंबर नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्चुअली इसके पीरियोडिक टेबल में 5th एलिमेंट में कितने, 5th पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। 5th पीरियड में हम लोगों को कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 5th पीरियड में हम लोगों को, 5th पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 5th, देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, सेकंड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, थर्ड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर से 8 प्रेजेंट है, फोर्थ में कितने प्रेजेंट है, 18 प्रेजेंट है, और 5th में भी कितने प्रेजेंट है, 18 प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को, 18th एलिमेंट। फिर इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एंड द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या कह रहा है, द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एंड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है जिसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, n-1, d में 6 इलेक्ट्रॉन और ns2। ठीक ना, तो इसके लिए इज प्लेस्ड इन, अगर ये इस तरह के एलिमेंट है तो इसके लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, d की जो वैल्यू होगी, d कब से आना स्टार्ट होता है, d आना स्टार्ट होता है 3 से आना स्टार्ट होता है। तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 3d6 होगी। ठीक है, और इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, 4s2 हो जाएंगे। ठीक ना, तो ये वैल्यू कौन सा हो गया, 4th पीरियड हो गया। इसमें पीरियड कौन सा होगा, 4th पीरियड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को अगर एलिमेंट चेक करें, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, एलिमेंट का अगर हम लोगों को उसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि मेटालिक ट्रेंड जैसे ही ग्रुप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटालिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप देखो कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ये गलत है। हम लोगों को क्या होना चाहिए, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड। पीरियड में जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। कौन सी कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग 9 प्रोटॉन, इट्स वैलेंसी वुड बी। इसमें क्या कर रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 9 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन कंटेन कर रहा है, कहने का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, न्यूट्रल स्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन 9 कहने का मतलब, प्रोटॉन 9 कहने का मतलब क्या हो गया, कौन सा एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 9 है तो कहने का मतलब हम लोगों को ये एलिमेंट कौन सा रहा होगा, ये एलिमेंट रहा होगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी आप लोगों को 1 होगी। ये एक ही इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट पेयर। पेयर अलग होना चाहिए, कहने का मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं हो या डिफरेंट उसके टर्म्स हो सकते हैं,
या मान लो कि ग्रुप के उसके टर्म्स अलग हो जाएंगे। तो चेक कीजिए कौन कौन से एलिमेंट एक ही ग्रुप में नहीं है। लिथियम और सोडियम ये एक ही ग्रुप में है। बेरियम एंड बेरिलियम ये भी क्या है हम लोगों को सेकेंड पीरियड के, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक ये क्या है हम लोगों को एक ही पीरियड का एलिमेंट है। ये क्या है हम लोगों को ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। इसमें हम लोगों को एस्टाटीन नहीं आता है। इसमें हम लोगों को क्या होगा, एस्टाटीन इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये ग्रुप क्या है हम लोगों को, ये पेयर क्या है, डिफरेंट पेयर है। बाकी सभी में क्या होगा, बाकी सभी सब एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। सेम ग्रुप, ये भी सेम ग्रुप, ये भी सेम ग्रुप। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द एलिमेंट हुज IUPAC नेम इज ट्राइयम बिलोंग टू ट्राइयम 113। ये किस आप लोगों को क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप लोगों को S ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक एलिमेंट है, या ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्राइयम इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें हम लोग को, ये थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। जब तक 57 से ऊपर है 32 आप इसमें सब्सट्रैक्ट करो तो वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर इसमें आप 32 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 81, ठीक ना। 81 में फिर से ये 57 से ऊपर है, एक बार और 32 सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे 9 हो जाएगा। और इस साइड क्या बचेगा आप लोगों को, इस साइड बचेगा 4। अब इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 18 सब्सट्रैक्ट करना है। अब इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये 57 से छोटा हो गया तो अब इसमें 32 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या सब्सट्रैक्ट किए हुए हैं, 18 सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो बचेगा क्या 1, और इधर क्या बचेगा आप लोगों को, ये बचने वाला क्या है, ये बचने वाला 4 में से एक गया तो ये 31 एटॉमिक नंबर किसका होगा। 31 एटॉमिक नंबर आप लोगों को ये P ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट आपको P ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि 30 अगर होता तो ये कहाँ होता, ये जिंक पे होता, और जिंक से जस्ट आगे कौन सा एलिमेंट होगा, ये जिंक से जस्ट आगे P ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये आंसर क्या होगा आपको, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अगर 31 आया हुआ है तो फिर से आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से आप इसमें 18 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 31 में से 18 सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो वैल्यू कौन सा हो जाएगा, एक बार आप देखो इसके वैल्यू क्या हो जा रहे हैं, इसके वैल्यू हो रहे हैं 3, और इधर हो गया 2 में से 1 जाएगा तो ये 13 एल्युमिनियम सीरीज वाले एलिमेंट हैं। और एल्युमिनियम सीरीज वाले एलिमेंट हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, एल्युमिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वाले सीरीज के एलिमेंट हैं। ट्राइयम ये वैल्यू होगा आपको P ब्लॉक एलिमेंट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज। आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम किसके होते हैं, जो नोवेल गैस हो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसमें नोवेल गैस एक ही है, और नोवेल गैस में भी हम लोगों को अब क्या हो रहा है, अब इसमें हम लोगों को हीलियम, ये नियॉन, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर ये क्या हो गया आप लोगों को नाइट्रोजन। तो अब इसमें भी क्या हो रहा है, अब इसमें भी हम लोगों को गैस कौन सा हो रहा है, एक हो रहा है हीलियम, दूसरा हो रहा है नियॉन। 2 गैसेस प्रेजेंट है इसमें। दोनों में से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को पता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो IP की वैल्यू क्या होगी, IP की वैल्यू आप लोगों को कम होनी चाहिए, ठीक ना। तो हम लोगों को इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका होगा, हीलियम का होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को इसमें देख रहे हैं हम लोग ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, अगर फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। कहने का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन आप इजीली डोनेट कर सकते हो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करने के लिए जाओगे तो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। कहने का मतलब इसके एटॉमिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं एटम के पास। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हो गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को देना नहीं चाह रहा है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी के तरह से चेंज होगी और वो क्या करेगा, केमिकली उसी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब है आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन जितने हमारे न्यूक्लियस में हैं वही हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर है। इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता नहीं है और फिर न्यूट्रॉन जो होता है वो हम लोगों को एटॉमिक नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, ये हमारा एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग सेक्शन बी में देखेंगे। सेक्शन बी में क्या होने वाला है, आपके क्वेश्चंस हैं कुछ। इसमें देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको पता है कि एनर्जी हम लोगों को किस पे डिपेंड करती है। एनर्जी के लिए अगर आप लोग इक्वेशन देखें तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये क्या होता है n²। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देख रहे थे कि एनर्जी का जो हमारा वैल्यू होता है वो कैसे दिया जाता है। अगर एनर्जी अब बोर मॉडल का आप देखें तो ये वैल्यू होती है हम लोगों को -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल में आएगा ये एनर्जी, n², इसमें z²/n²। z क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, n क्या हो गया हमारा ऑर्बिट हो गया। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, अगर 1/, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे निगेटिव वैल्यू होगी इसकी -2.18 10⁻⁻18। जैसे इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आप लोगों को 21 को 4 से डिवाइड करना। कहने का मतलब 0.05 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 0.5 इंटू 10⁻⁻18 के टर्म में। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा का है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में क्रिएट होगा क्योंकि बाकी के जो n=2 होंगे और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या वैल्यू होगा, बहुत कम इस वैल्यू होने वाला है। इसके बीच का ही डिफरेंस क्या हो गया, 1.5 का डिफरेंस हो गया और इसके आगे के जितने वैल्यू होंगे इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होते जाएगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेल के बीच का ही होता है। ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि इसके ट्रेंड क्या होता है, शुरू में डिफरेंस ज़्यादा होगा, बाद में डिफरेंस आपको कम होते जाएंगे, इसके साइड क्या होते जाएंगे, इसके ऑर्बिट के एनर्जी क्या होंगे, बहुत कम होते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको फर्स्ट से सेकंड के बीच के ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कह रहा है, डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻6 kg
इसमें क्या कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को लैम्डा, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। ये क्या होता है, h/mv के बराबर होता है, ठीक ना। तो m क्या हो गया आप लोगों को, m इसके लिए हो गया, कितनी वैल्यू है, 10⁻⁶ kg, और v क्या हो गया इसका, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम लोगों को वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6, या मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में 3 दिया, ये वैल्यू दिया गया है, 3 दिया गया है, ये वैल्यू कितना होता है, 10⁻34 जूल सेकेंड। और आप इसमें किससे डिवाइड कर रहे हो, जूल क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड वाले टर्म में होता है। तो यहाँ केजी भी दिया हुआ है, 10⁻⁶ kg mv, v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड जूल सेकेंड है, ये टर्म्स क्या है, जूल सेकेंड है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, जूल को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, जूल को हम लोग तोड़ सकते हैं न्यूटन मीटर में, और न्यूटन को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर मीटर। तो ये मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ क्या हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर, इसके साथ सेकेंड मल्टीप्लाई है, और नीचे से जो पर सेकेंड है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर सेकेंड। तो ये इसको कैंसिल करेगा, केजी वाले को केजी कैंसिल कर देगा, ठीक है। और मीटर का एक यूनिट बचेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो कितनी रही है, सबसे पहले देखिए कि इसके जो मल्टीपल हैं 6.63 होने वाले हैं, फिर पावर क्या होने वाला है, 10⁻⁻34, और 10 में 10 इंटू 10⁻⁻6, तो वैल्यू क्या होगा, 10⁻⁵, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +5। तो वैल्यू इसके क्या हो गए, वैल्यू हो गया इसके -29 के रेंज में। ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन। आप देखो कि आपके पास वैल्यू क्या दिया गया है, आपके पास वैल्यू दिया गया है लाइम स्टोन का, वैल्यू दिया गया है 200 kg और 95% प्योरिटी। अगर ये 100% प्योर होता तो क्या होता कि इसके आप लोगों को 200 kg में अगर हम लोग इसको देखते तो इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते और उसके इक्वल नंबर ऑफ मोल कैल्शियम ऑक्साइड का निकलता। आप देखो कि इसके रिएक्शन कैसे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम लोग हिट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके जितने मोल होंगे ना उतना ही मोल आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो आप देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड के वेट कितने दिए गए हैं 200, लेकिन इसकी प्योरिटी कितनी है, इसकी प्योरिटी है 95%। तो इसमें 200 का कितना यूज़ किया जाएगा, 95 डिवाइडेड बाय 100। ये चेक करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही है हम लोगों को, ये वैल्यू हो रही है हम लोगों को 190 kg, ठीक ना। 190 kg में इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप केजी को कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम में। तो इसके मोल्स हो जाएंगे 19 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 100। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 1.90 इंटू 10⁻³ मोल।
और इसी मोल के वैल्यू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसमें मल्टीप्लाई करें कैल्शियम के मॉलिक्यूलर मास का, इतना ही मोल मिलने वाला है। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोल मिलने वाला है, यही मोल मिलने वाला है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की प्योरिटी कितनी है, 95% ही है। तो अगर इसके 95% प्योरिटी है तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 40 + 16, ये वैल्यू कितना होगा, 56 इंटू 1.9। देखिए कि अप्रॉक्स वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर ये 2 टाइम भी होता तो कितना हो जाता, 112 होना चाहिए था, अगर ये जस्ट 2 के इक्वल होता। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 से थोड़ा, ये वैल्यू से थोड़ा कम होगा, ठीक ना। तो 112 से थोड़ा सा कम होने वाला है, 0.1 टाइम कम होने वाला है इसमें, या कहिए कि 5.6 इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 112 माइनस 5.6। क्यों 5.6, क्योंकि इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा इसमें कम हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 5 12, तो ये 106.6 हो रहा है। चेक कीजिए इसके आंसर्स हैं इस तरह के, ये आंसर हमारा करेक्ट है। सिक्स हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगा, इधर बचेगा 4 बचेगा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों को क्या हो रहा है, इन ए सॉल्यूशन 180 ग्राम ऑफ वाटर एंड 640 ग्राम ऑफ ये क्या दिया हुआ है आपको, मिथेनॉल दिया हुआ है, प्रेजेंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले तो आप इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, और ऊपर से क्या कह रहा है, सॉल्यूट कह रहा है। तो सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मोल वाटर का क्या हो जाएगा, H2O का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा आपको 10। ये क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल हो गए। नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर हम लोग मिथाइल अल्कोहल की बात करें, मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 + 16। तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 32 ग्राम हो रहा है, ठीक ना। ये हो रहा है 32 ग्राम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप लोगों को ये 20 नंबर ऑफ मोल किसके हो जाएंगे, CH3OH के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 20 मोल हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल कितने थे, इसके 10 मोल थे, ठीक ना। कैसे नंबर ऑफ मोल निकाले, आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल निकलता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से। तो 640 डिवाइडेड बाय 32, तो कितने टाइम में कटेगा, 20 टाइम में। तो वो वैल्यू आ गया। अब आपको क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा, जिसके आप लोगों को वेट कम होंगे या जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो वेट किसका कम है, वाटर का वाटर का आप लोगों को वेट कम है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 20 + 10। इसके मोल फ्रैक्शन कितने हो गए, 1/3 हो गया इसके मोल फ्रैक्शन। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास आपको दिया हुआ है 80 ग्राम पर मोल, प्रेजेंस इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन। डेंसिटी इसका क्या दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैलिटी, इसमें क्या निकालना है आपको, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या दिया गया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वेट दिया गया है सॉल्यूट का और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है सॉल्यूट के। तो इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम पर मोल। तो वैल्यू क्या होगा, आप चेक करो, ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 4। तो कितने टाइम में कटेगा, ये टाइम कटेगा 1 इसमें क्या होने वाला है, 1.25 टाइम, ठीक है। 1.25 मोल हो गया इसका। फिर दूसरा अब देखें, इसका वॉल्यूम कितना है,
वॉल्यूम है हम लोगों को 500 मिलीलीटर है। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। कहने का मतलब अगर इसके मास निकाले जाएं, मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है? 500 ml। इसमें डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर। ये भी मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपको किस में आने वाला है? ग्राम में आने वाला है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 600 ग्राम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने हो रहे हैं आप लोगों को? 600 ग्राम हो रहा है। तो 600 ग्राम जब हो रहा है तो इसके मोलालिटी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी। नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? नंबर ऑफ मोलालिटी के लिए अगर बात करें, मोलालिटी की इसके फार्मूला क्या होते हैं? मोलालिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल। कितना नंबर ऑफ मोल है? 1.25 मोल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपको? 0.6 kg। 0.6 kg कहने का मतलब इसी से आप इसको सब्सट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू आपको अप्रॉक्स में 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका कहाँ पे आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है आप लोगों को 2 टाइम में हो गया 2.0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो रही है आप लोगों को इसके 12.50 हो रहा है ना। 12.50 तो 2 टाइम में तो हो गया 12 कट गया, बचा 0.5। तो 0.5 के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? 0.5 कर लिए अप्रॉक्स वैल्यू हम लोगों को यही आंसर आएगा। 2.5 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है आप लोगों को। इसके वैल्यू कितने आने वाले हैं? अगर इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस में आप देखो कि इसके वैल्यू क्या होंगे? 1.25 डिवाइडेड बाय 0.6। 0.6 कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या हो गया? 12.5। एक इधर चला गया तो ये क्या हो गया आप लोगों को? 120 डिवाइडेड बाय 60। अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आप लोगों को 2.0 समथिंग आने वाला है। 2.5 नहीं आएगा। अगर 2.5 आना चाहिए होता तो ये क्या होता? आप लोगों को 15 के अक्रॉस होता। ये वैल्यू कितना होना चाहिए था हम लोगों को? 12, 6, 18। मतलब कि ये वैल्यू आप लोगों को 15 अगर होता, 1.5 होता तब कितना होता? ये वैल्यू होता। हमारा क्लोज वैल्यू क्या है? B है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द 4 इलेक्ट्रॉन इन एटम have the set of quantum number as given below, which electron in, इसमें क्या कर रहा है? which electron in at the highest energy level। इसमें आप लोगों को कौन सा इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4 क्वांटम नंबर के वैल्यू दिए गए हैं। किसका एनर्जी लेवल क्या कर रहा है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल हाईएस्ट कब होगा? जब n+l वैल्यू क्या होंगे? हाईएस्ट होंगे। चेक कीजिए किसके n+l वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू है। इस दोनों को ऐड करेंगे 4, इस दोनों को ऐड करेंगे 3, इस दोनों को ऐड करेंगे 5, इस दोनों को ऐड करेंगे 5। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को वैल्यू क्या हो रहा है? इस दोनों में हम लोगों को वैल्यू हो रहा है, अगर दोनों में कंपेयर करें तो किसके n वैल्यू हाइयर होंगे? सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा किसका होगा? D का होगा। दोनों जगह n+l की वैल्यू 5 है, लेकिन हाईएस्ट किसको एज्यूम किया जाता है? जिसके n की वैल्यू हाई होगी उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? हाई होगा। तो इसके एनर्जी लेवल क्या होंगे? आपको हाई होंगे, और इसकी एनर्जी लेवल क्या होगी? आप लोगों को थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ क्लोज क्यूबिक बॉक्स। इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं हम लोग? क्यूबिक बॉक्स में घूमने के लिए फ्री छोड़ दिए। इसको क्या कर रहा है? इसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी,
देखिए इसमें अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, इसकी अनसर्टेनिटी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा वी की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। आपको पता है क्या, थ्योरी क्या पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आप लोगों को, ये कहता है कि आप लोगों को डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4π, ठीक ना। h बाई 4π से इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी, कम से कम तो h बाई 4π होगा ही होगा। लास्ट देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, अब इसमें p क्या है, मास, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम है तो इसको हम लोग अगर मास को अलग सेपरेट कर लें, और ये इलेक्ट्रॉन का मास होगा, किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स को क्या होगा, ग्रेटर देन h बाई 4π। और इसी में हम लोग थोड़ा सा और क्या कर दें, इसमें अब अगर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ही लिखें तो ये वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई, ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होने वाला है, ये वैल्यू होने वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू 4π और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा आप लोगों को, जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4π m और डेल्टा x। इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, या आप इसको इस तरह से हम लोग डिराइव भी कर दिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 6.626, h की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 34। इसके नीचे क्या होने वाला है, नीचे होने वाला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये kg के रेंज में। फिर उसके बाद क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई आप लोगों को कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। मीटर के यूनिट में ही रखते हैं क्योंकि बाकी सेकंड आप लोगों को मीटर के टर्म में ही दिया हुआ है। ये क्या था आपको, जूल सेकंड था, केजी मीटर पर सेकंड, तो केजी वाले टर्म्स को केजी में ही रहने देंगे। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में कितनी होने वाली है, 10 टू द पावर माइनस 34, नीचे से गया 31, तो वैल्यू कितना बचा ऊपर में वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 बचा। हम लोगों को इसको सॉल्व करते हैं, इसी को जब सॉल्व कीजिएगा ये 6.62, इसको 6.63 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके अप्रॉक्स होने वाला है, इसके बाकी सारे टर्म्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वैल्यू अप्रॉक्स में होने वाला है आप लोगों को 5 है ना। तो ये वैल्यू आप लोगों को चेक कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके अनसर्टेनिटी, इसकी वैल्यू होने वाली है हम लोगों को 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, ऊपर से गया तो ये नीचे 31, ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस 31, तो वैल्यू क्या हो रहा है माइनस 34 प्लस 31, और इसमें क्या हो गया ये -2 भी ऊपर गया तो क्या हो गया +2 हो गया। तो 10 टू द पावर -1 वाला टर्म्स आ रहा है। 10 टू द पावर -1 कहने का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -1 के साथ एक ही आंसर है हम लोगों को, कोई है इसमें हम लोगों को इसके आंसर्स मीटर वेलोसिटी, एक। तो बच्चे इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें अगर हम लोग सॉल्व करें ठीक से तो हम लोगों को वैल्यू क्या है, हम लोगों को वैल्यू है h डिवाइडेड बाय 4π से भी डिवाइड करना होगा, और इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ हो रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्या हो रहा है डेल्टा x, और सभी को अगर आप लोग साथ रख के बात करें 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, बाकी बचा हुआ ये टर्म्स है 4 हो गया, फिर बाकी बचा हुआ है पाई की वैल्यू 1.34 होती है,
फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी आप लोगों को 10 सेंटीमीटर, कहने का मतलब हो गया 10⁻⁻1 मीटर। ठीक ना। तो सभी यूनिट को अगर हम लोग यूज़ करें तो इसका आंसर किसके क्लोज आएगा, इसका आंसर आप लोगों को क्लोज आएगा ये वाला आंसर 5.8। एक्चुअली ये हो रहा है क्या 0.0079 हम लोगों को आंसर आ रहा है, जिसमें कि 2 डिजिट को शिफ्ट करने के बाद हम लोगों को क्या होगा, 2 डिजिट को शिफ्ट करने के बाद 10⁻⁻2 आप लोगों को ये वैल्यू आएगा क्या। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू दिस वन। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है इसमें, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 1.5 टाइम एज मच एनर्जी एज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम द एटम। अगर एटम से एस्केप करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए थी उसकी 1.5 टाइम ये गेन कर रहा है फ्रॉम minimum required for it to escape from the atom. What is the velocity of velocity of the emitted electron? emitted electron की velocity कितनी होगी आप बताइए, इसकी velocity कितनी होगी। velocity हम लोगों को एनर्जी क्या होगा 0.5, 1.5 टाइम ज़्यादा है, हैवियर है। तो अगर हम लोगों को escape velocity के बिल्कुल इक्वल होता तो हमारे पास कितनी एनर्जी बचती, हम लोगों को 0 एनर्जी बचता। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें बचा हुआ है हम लोगों को 0.5 इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आप लोगों को माइनस, इसकी एनर्जी हम लोगों को निगेटिव साइन के साथ होता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग बात करें सिंपल टर्म में, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर सेकेंड के साथ हम लोगों को ये एनर्जी होना चाहिए था। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम लोगों को वैल्यू क्या होगी, अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर टर्म्स में देखें, आपको पता है कि हम लोगों को जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये एनर्जी होती है जूल पर मोल। तो मोल के लिए हम लोगों को बात नहीं करनी है, सिंपल जूल के लिए बात करनी है। निगेटिव साइन के साथ होता है, मैग्नीट्यूड हम लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू में देना होगा। तो हम लोग इसको पॉजिटिव वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं। कितना टाइम, 3/2 टाइम। 1.5 कहने का मतलब 3/2 टाइम। और आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोगों को क्या हो गया कि इसमें क्या टाइम हो रहा है, इतना हम लोग एनर्जी दिए हैं। तो एनर्जी जो भी दिए हुए हैं वो एनर्जी क्या होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। कितना टाइम हम लोगों को इसका बचा हुआ रहेगा, इसका बचा हुआ रहेगा 1/2 टाइम बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 1 टाइम तो यूज़ हो गया इसके वेलोसिटी के लिए, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दिए हैं वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर इक्वल टू इसके वेलोसिटी देते तो जस्ट आपको एटम से बाहर निकल के बच जाता। आपको इसमें क्या दे रहे हैं, इसमें इसको जो वैल्यू दे रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आप लोगों को हाफ टाइम क्या बचा हुआ रहेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ½ mv² से। तो हम लोगों को यही काइनेटिक एनर्जी बचेगा। और इसमें अगर हम लोग v के लिए सॉल्व करें तो v के लिए हम लोगों को क्या होगा, v के लिए अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हाफ को कैंसिल कर देगा। फिर उसके बाद इसकी जो एनर्जी है v हो जाएगी किसके बराबर, v² इक्वल हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये जूल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अप्रॉक्स में यही वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या होने वाली है, v की वैल्यू होने वाली है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आप रखिए, क्योंकि ये 9 है तो 10 भी आप इसको मान सकते हैं। हम इसके पावर को सबसे पहले देखते हैं। पावर आपका क्या होगा 2.18, साइड में रखिए इसको। कैलकुलेशन जितना कम करिए आप उतना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 10⁻⁻18 प्लस क्या हो गया 31, तो वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू डिफरेंस देखिए आप लोगों को कितने का हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 13 का डिफरेंस हो रहा है। तो 13 का रूट क्या होगा, 13 का रूट आप लोगों को एक वैल्यू इस साइड 13 का डिफरेंस हो रहा है ना, 13 का डिफरेंस हो रहा है तो 21.8 डिवाइडेड बाई 9 कर दीजिए, और इधर क्या हो गया 12 का डिफरेंस हो गया। ये कितने टाइम में काटेगा, ये काटेगा आप लोगों को 9×27, तो अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग टाइम में काटेगा। तो 2 पॉइंट समथिंग की जो हम लोगों को वैल्यू होगी वो रूट के अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग, और ये क्या हो गया 12 का अंडर रूट क्या आएगा 10⁻6 में आएगा। तो आप देखो पावर कौन सा है, 10⁻6 का यही वैल्यू है। तो हम लोगों को इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आप देखो इसके वैल्यू क्या होंगे, इसके वैल्यू आप देख सकते हो 21.8 डिवाइडेड बाय 9, ये वैल्यू क्या हो रहा है 2.444। तो समथिंग अगर इसको हम लोग अंडर रूट में लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग अंडर रूट लेते हैं किसको, इसको क्लियर कर दीजिए 2.442 को अंडर रूट 2.42, ये वैल्यू क्या हो रहा है 1.55, जो कि अप्रॉक्स में आप लोगों को सारे के सारे वैल्यू वही दिए हुए हैं। तो आपका वैल्यू क्या होगा, आपका आंसर होगा 1.54 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखें, इसको अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे ना तो सिर्फ पावर ऑफ 10 को देख के हम लोग आंसर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी 10⁻6 का दूसरा वैल्यू नहीं है। अगर 10⁻6 का कोई दूसरा वैल्यू होता तो हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव द वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या वैल्यू हो सकता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये क्या है आपको, ये पाई दिया हुआ है, ये सारे के सारे वैल्यू क्या है आपको पाई में है, ठीक ना। तो h/2 पाई का कौन सा वैल्यू आपको मैच हो रहा है, जो इंटीग्रल मल्टीपल है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट में अगर आप लोग चेक करो तो कह रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कर रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, the shape of orbital is given by magnetic quantum number, if the value of electron distribution is spherical। ये तो कोई मीनिंग ही नहीं आता है, ये इसके सेंटेंस ही गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है आप लोगों को इसके ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों को शेप नहीं देता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। angular momentum of orbit electron are equal।
इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं जो कि इनकरेक्ट हो, मतलब कि हमारे एक से ज़्यादा इनकरेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एस लगा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। क्या कर रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, ये हमारा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों को अगर शेप के लिए बात करें तो ये हम लोगों को, और वाइटल थ्योरी अगर क्वांटम थ्योरी के लिए बात करें तो क्वांटम थ्योरी में ये सेटिस्फाई नहीं होता है, सिर्फ और बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्फेरिकल होगा। लेकिन क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, आपको डम्बल शेप का भी और वाइटल प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को स्फेरिकल फिक्स नहीं होगा। दूसरे में अगर हम लोग करें कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों को शेप नहीं देता है, ये ओरिएंटेशन देता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आप लोगों को एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π, इसमें क्या होने वाला है, h बाई 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोगों को ये क्या होगा कि n की वैल्यू अगर सेम है तो इंटीग्रल इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या है, ये वैल्यू हमारे करेक्ट है। फिर उसके बाद आगे चलें, इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, ये हमारे लिए गलत है क्योंकि सेल की वैल्यू चेंज होगी तो हम लोगों को क्या होंगे, इसके जो ऑर्बिटल होंगे वो अलग अलग, इसके अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो हमारा कितने इनकरेक्ट ऑप्शन है, ए बी और डी, 3 इनकरेक्ट ऑप्शन है इसके, ए बी और डी हमारे ऑप्शंस ये सारे के सारे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन खोज रहा था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन ए भी है, बी भी है और डी भी है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप लोगों को सेलेक्ट द स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट कौन होगा, अगर सेट है तो सेट्स, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 0 हो सकता है, और ml इक्वल टू, ml की वैल्यू क्या हो सकती है, ml की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। अगर l इक्वल टू 0 हो गया तो ml इक्वल टू -1 नहीं होगा। अगर l इक्वल टू n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, यह गलत हो गया, ये वैल्यू इसमें गलत है, ठीक ना। इसमें गलत क्या है, इस दोनों के वैल्यू में गलती है। फिर इसमें अगर बात करें n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, तो ml की वैल्यू कितनी हो सकती है, -2 हो सकती है, ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट को भी चेक करें, लास्ट क्या है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, ml की वैल्यू क्या हो सकती है, ml की वैल्यू आप लोगों को 0 हो सकती है। ये वैल्यू आप अगर चेक करें तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू हो गया, l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो ml की वैल्यू -2 हो सकता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से स्टार्ट होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो ml ये भी करेक्ट है, और इस साइड में हम लोगों को ये भी करेक्ट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके बी और इसके सी एंड डी, दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या हैं, दोनों के दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, इसके 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसका ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा और इसका ऑप्शन आपको डी भी करेक्ट होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, और अब हम लोग इसको आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं।